गलियारों में गूंजती हैं गुजरे ज़माने की सदाएं। राजाओं और रावलों के ज़माने में पलक झपकते ही पहुंच जाओगे। हवेली के राजसी झरोखे तुम्हें किसी बीती हुई सदी में ले जाएंगे। पुराने बही खातों के बिखरते पन्ने, वो खत जो महाराणा लिखा करते थे, गांव वालों के किस्से कहानियां, पीढ़ियों पुराना मसाले बनाने का नुस्खा। हर मोड़ पर अतीत बिखरा है मेवाड़ की इस शाही धरोहर में। महलों के इन आलीशान दरवाजों के पीछे चलिए कदम रखते हैं इतिहास और लोक कथाओं की ऐसी दुनिया में जो आपको कभी इतिहास की किताबों ने नहीं दिखाई। वो दुनिया जो आज भी उसके लोगों की स्मृतियों में जिंदा है। शोरगुल से दूर, दिल को ठंडक देने वाले इत्मीनान में बहुत नाजों से सहेजी है हमने हमारी विरासत। दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं पुराने उदयपुर के बीचों बीच स्थित कारोही हवेली में, जो करीब 2 बीघा वर्ग के क्षेत्र में फैली हुई है। इसका निर्माण सन 1820 में महाराणा भीम सिंह जी के शासनकाल में कारोही राज परिवार के निवास स्थान के तौर पर करवाया गया था। So the classifications of मेवाड़ जागीरदार are done into the 3 categories. तो जो सबसे पहले कैटेगरी है वो है 16 उमरा और the 16 vessels, और जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज़ कॉल्ड बड़ा बत्तीसा एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ कॉल्ड छोटा बत्तीसा। इन दोनों ही कैटेगरीज में 32 ठिकाने इंक्लूड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। और जो फैमिली है सिसोदिया की दैट इज़ डिवाइडेड इनटू द 5 ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच इज़ number 1 is Baneda and Shahpura, which hold the independent title of Rajadhiraj. Number 2 is Karoi, Bawla, Shivrati, Karjali and Bagor, which are the 5 Havelis. And Karoi and Bawlas are descendant of Maharana Jai Singh Ji, and the Bagor, Shivrati and Karjali are descendant of Maharana Sangram Singh Ji. And the third branch is the Chundawat branch, which includes the Amed, Salumbar, Devgarh, Behsrongarh, Asin, Meja, etc. And the fourth branch is the Shaktawat clan, which includes the Bhindar, Bansi, Boida and etc. और जो 5वीं ब्रांच है वो है सारंग देवोत ब्रांच, which includes Kanod. So history of Karoi goes back to the 17th century when Maharana Jai Singh Ji became the king of Mewar. And that time he had 3 sons. The eldest son of Maharana was Maharaj Kumar Amar Singh Ji, who later became the Maharana. And Maharana के जो दूसरे बेटे थे वो थे महाराज प्रताप सिंह जी, who got Bawlas. And जो उनके थर्ड बेटे थे who was महाराज उमेद सिंह जी, who got Karoi. So वहाँ से हमारे परिवार का वंश स्टार्ट हुआ। इसी तरह कारोही राज परिवार का महत्व देखा जा सकता है महाराज बाबाजी उम्मेद सिंह जी कारोही से, जो महाराणा जय सिंह जी के तीसरे पुत्र थे। महाराज बाबा उनकी पदवी थी। पदवी अनुसार उनकी बैठक बड़ी ओल में रहती थी। दरी खाने का बीड़ा भी उन्हें प्राप्त था। भाई पुत्रों का रावले में प्रवेश एवं नाव की बैठक की अनुमति भी थी और महाराणा की ओर से उन्हें तलवारबंदी से मुक्ति एवं पांव में सोना पहनने की स्वीकृति थी। कारोही राज परिवार की भूमिका जयपुर के बगरू के युद्ध में भी देखी जा सकती है।
1748 में हुआ ये युद्ध जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह जी की मृत्यु के बाद राजगद्दी के लिए उनके दोनों पुत्र ईश्वर सिंह और माधव सिंह के बीच हुआ। उस समय मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी नाना दोहिते के रिश्ते से माधव सिंह के सहायक बने और मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर को अपना सहायक बनाने के विचार से महाराज बाबाजी उम्मेद सिंह जी कारोही के पुत्र महाराज बाबाजी बख्त सिंह जी कारोही को उनके पास भेजा। मल्हार राव होलकर ने 1 करोड़ रुपए लेना स्वीकार कर माधव सिंह को गद्दी पर बिठाने का वचन दिया। महाराणा हरि सिंह दूसरे ने 1762 से लगाकर 1772 तक मेवाड़ पर शासन किया। उनके शासनकाल में ग्वालियर के माधवराव सिंधिया ने उदयपुर पर चढ़ाई करी। उस समय महाराज बाबाजी बख्त सिंह जी कारोही के पुत्र महाराज बाबाजी गुमान सिंह जी कारोही ने रमणिया पोल नामक दरवाजे पर रहकर मराठाओं से युद्ध किया और मेवाड़ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। महाराणा जवान सिंह जी ने 1828 से लगाकर 1838 तक मेवाड़ पर शासन किया। उस समय मेवाड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी, अतः महाराणा को आंतरिक सुरक्षा व बाहरी आक्रमणों का भय नहीं रहा। किंतु महाराणा के निसंतान होने से बागोर के महाराज शिवदान सिंह और कुछ और भी महत्वाकांक्षी सरदार व सामंत अपने अपने चहेतों को राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे। महत्वाकांक्षाओं ने इतना विकराल रूप लिया कि महाराणा की हत्या का षड्यंत्र रचा जाने लगा। योजना के तहत फागोत्सव के दौरान जब महाराणा जवान सिंह जी राजमहल में होली खेलने के उपरांत पानी से भरे हौज में नहाने के लिए उतरेंगे, तभी खेल खेल में उनकी डुबोकर हत्या कर दी जाएगी। इस बात की भनक कारोही महाराज श्री बख्तावर सिंह जी को लगी तो उन्होंने अपनी सूझबूझ से महाराणा की जान पर आते खतरे को टाल दिया। षड्यंत्रकारियों को भनक लग गई कि अब जो कारोही महाराज को उनकी योजना का पता चला है, उनके प्राणों का जाना निश्चित है। भयभीत होकर उन्होंने कारोही महाराज को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। योजना के तहत सारे षड्यंत्रकारी सरदारों द्वारा वफादार सेवक को स्त्री वेश धारण करवाकर कंवरपदा के राजमहल रवाना किया। स्त्री वेशधारी सेवक ने दबे पांव महल में प्रवेश करके अपने कपड़ों में छिपाकर लाई गई कटार से गोखड़े में गहरी निद्रा में सोए हुए कारोही महाराज श्री बख्तावर सिंह जी पर औचक वार कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। षड्यंत्रकारी भी ज़्यादा दिन बच न सके और देखते ही देखते बागोर ठिकाना खालसा हो गया। अकाल मृत्यु के कारण कारोही महाराज श्री बख्तावर सिंह जी की अमर आत्मा दिव्य शक्तियों से युक्त लोक देवता सगस जी बावजी के रूप में आज भी कंवरपदा के महलों में प्रतिष्ठित होकर जनमानस में व्याप्त है। आज भी कंवरपदा महल के स्थानक पर सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष श्रावण मास में कारोही महाराज श्री बख्तावर सिंह जी कारोही का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दाता के दरबार में भक्तों की आवाजाही एवं अर्धरात्रि तक भजनों की गूंज सुनाई पड़ती है। उदयपुर में बहुत से ठिकानों की बहियां व दस्तावेज आज भी संग्रहित हैं। विक्रम संवत के अनुसार 1838 से लगाकर 1946 तक की कारोही ठिकाने की 72 बहियां व दस्तावेज हमें मिले। हालांकि इन्हें पढ़ना और समझना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है, किंतु इनका इस तरह संग्रहित होना भी बहुत गर्व की बात है और किसी उपलब्धि से कम नहीं। महाराज बाबाजी उम्मेद सिंह जी कारोही के पिताजी महाराणा जय सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में उदयपुर से लगभग 75 किलोमीटर दूर जयसमंद झील का निर्माण करवाया। फतेह सागर झील का निर्माण भी सन 1678 में महाराणा जय सिंह जी द्वारा करवाया गया, लेकिन उनके पश्चात महाराणा फतेह सिंह जी ने निर्माण कार्य का उत्तरदायित्व लिया और उसे पूरा करवाया। अतः उनके सम्मान में फिर झील का नाम फतेह सागर पड़ा।
कारोही ठिकाना, जो कि उदयपुर से 120 किलोमीटर दूर है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ज्योतिष नगरी कहलाने वाले इस कस्बे में कई सालों से भृगु संहिता, रावण संहिता, नारायण संहिता, जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली, हस्तरेखा, लग्न रेखा आदि के जरिए भविष्य बताने की कार्यविधि चली आ रही है। हर रोज यहाँ बहुत से लोग अपना भविष्य जानने और खोजने आते हैं।